अब आगे मुंबई। वह अपनी प्यारी बेटी को थोड़ी सी भी मुश्किल में नहीं देख सकते थे, और इस वक्त उन्हें समझ भी आ गया था कि प्यार से बात नहीं बनने वाली। इसलिए मिस्टर शर्मा ने गुस्से से अपने साथ लाए हुए बॉडीगार्ड से कहा, तुम सब अभी भी वहां क्यों खड़े हो? उसे पकड़ो। बॉडीगार्ड्स तुरंत आगे बढ़े। वहीं वहां पर विक्रम और आदित्य सिर्फ दिखावे के लिए नहीं खड़े थे। जैसे ही मिस्टर शर्मा के बॉडीगार्ड्स आरवी के पास पहुंचने वाले थे, उससे पहले ही अपनी जगह पर खड़े होकर उन्होंने बॉडीगार्ड को एक लात मारी और वह नीचे जमीन पर गिर गए। बिना अपनी जगह से ही हिले और अपना पसीना बहाए उन्होंने सिर्फ अपने एक बार से सारे बॉडीगार्ड्स को धूल चाटा दी थी। आरवी एक कदम पीछे हट गई और दोनों बॉडीगार्ड्स के पीछे छिप गई। उसके होठों पर एक डेविल स्माइल आ गई और उसने मिस्टर शर्मा को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। मिस्टर शर्मा को लगा कि जैसे उनका मजाक उड़ा रही हो। ये देखकर मिस्टर शर्मा गुस्से से दहाड़े। वहीं विक्रम ने भी गुस्से से आगे बढ़कर मिस्टर शर्मा का एक हाथ पकड़ लिया और उसे मोड़ दिया। मिस्टर शर्मा तुरंत दर्द से चिल्लाया, बंद करो, छोड़ो, मेरा हाथ टूटने वाला है। आदित्य ने उसके घुटने पर लात मारी। मिस्टर शर्मा जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। मिस्टर शर्मा को ज्यादा दर्द से चिल्लाते देख विक्रम ने उनका हाथ छोड़ दिया, जिससे वह दर्द से देखते हुए अपना हाथ सहलाने लगे। विक्रम और आदित्य, जो मिस्टर शर्मा के करीब खड़े थे, उन्होंने अभी अभी उसके धमकी भरे शब्द सुने, जिसे सुनकर आदित्य ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। मैंने सच में आज तक आपके जैसा पिता कभी नहीं देखा। आपने अपनी ही बेटी को धमकाने के लिए अपने ही बेटे और मां का इस्तेमाल किया। क्या आप उसके पिता कहलाने के भी लायक भी है? लोगों की भीड़ ने एक साथ गाली देते हुए कहा, ये सही है। उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं, जो अपनी ही बेटी को किडनैप करना चाहती हो। आरवी आगे आए और उसने इमोशनल होते हुए कहा, क्या ये सच नहीं है? क्या उनकी दूसरी बेटी नहीं है जिसका नाम वैशाली है? क्या वह अपनी उस बेटी से प्यार नहीं करते? वैशाली? कौन सी वैशाली? कहीं यह वैशाली शर्मा तो नहीं? मतलब जिसने मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई गाना गया है। मेरा तुझसे है पहले का नाता कोई बहुत ज्यादा फेमस सॉन्ग है। सड़कों पर और गलियों में घूमते हुए कोई भी आसानी से इस गाने को सुन सकता था। कभी भीड़ में से किसी ने अचानक से कहा, अरे एक मिनट रुकिए, क्या आप इंस्टाग्राम खोल सकते हैं? दूसरे इंसान ने अपना फोन निकाला, इंस्टाग्राम खोला और अचानक अपना सिर उठाकर उस आदमी से पूछा, आप क्या देखना चाहते हैं? वैशाली शर्मा के बारे में सर्च करो। सर्च करने के बाद जैसे ही उस आदमी को वैशाली के बारे में पता चला तो उसने हैरानी से कहा, यह उनकी बेटी ही वैशाली शर्मा है, वह भी शर्मा कॉरपोरेशन से। आरवी मुस्कुराए और अपना सिर हिलाया, हाँ। जब मिस्टर शर्मा ने ये सुना तो वह इतने ज्यादा गुस्से से भर गए कि उनका चेहरा पीला पड़ गया। नहीं, बकवास मत करो, मेरी बेटी ने गाना नहीं गाया। मेरी कोई बेटी नहीं है जिसका नाम वैशाली शर्मा हो। लेकिन किसी ने मिस्टर शर्मा की बात की परवाह नहीं की। उस आदमी जिसने मोबाइल में सर्च किया था उसने मिस्टर शर्मा के बारे में बात की और देखा कि उनके सामने खड़ा हुआ आदमी शर्मा कॉरपोरेशन का सीईओ है। दूसरे आदमी ने उत्साह से कहा, हे, ये सच में वही है। उसकी बेटी सिंगर वैशाली शर्मा है। ये शब्द शांत समुद्र पर उठती हजारों लहरों के समान थे। सभी ने तुरंत अपना ध्यान मिस्टर शर्मा की ओर कर लिया। तभी भीड़ में से एक औरत ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसकी माँ एक मिस्ट्रेस होगी। क्या वह सच में एक मिस्ट्रेस की बेटी है? ये सही है। मुझे हमेशा लगता था कि वह लड़की बहुत सुंदर है और वह काफी मासूम दिखती है, लेकिन आज पता चला उसके माता पिता ही इतने बेशर्म हैं। क्या आपने कभी यह कहावत सुनी है कि जैसी माँ वैसी बेटी? अगर उसकी माँ ऐसी थी, पता नहीं बेटी कैसी होगी। उसकी बड़ी बहन की फैमिली में उसकी अपनी कोई पहचान ही नहीं है, यहाँ तक कि इस मासूम बच्चे को अपना सरनेम तक बदलना पड़ा। ये परिवार कितना बेशर्म है। किसी ने अपने फ़ोन से मिस्टर शर्मा की तस्वीर ली और उसे उनके दोस्तों को भेज दिया और साथ में एक मैसेज भी लिखा। उसके दोस्तों ने जल्दी ही वह फोटो ऑनलाइन मैसेज के साथ पोस्ट कर दी। ये देखकर ऑनलाइन के लोग बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और कमेंट करने लगे, ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है। सबके दिल में बसी सुंदर लड़की वैशाली सच में इस आदमी और उसकी मिस्ट्रेस बेटी है। उसकी माँ एक बेशर्म औरत थी जिसने एक शादीशुदा आदमी को बहकाया और उसकी पहली पत्नी की बेटी को मरने के लिए यहाँ भेज दिया। उसकी जैसी माँ है तो क्या आप अभी भी वैशाली को एक अच्छी इनोसेंट लड़की मानेंगे? इसके नीचे मिस्टर शर्मा की तस्वीर थी जिसमें वह जमीन पर बैठे हुए दर्द से चिल्ला रहे थे। किसी दूसरे इंसान ने तुरंत ये देखकर जल्दी से कमेंट किया, मिस्टर शर्मा सच में एक अच्छा इंसान नहीं है। ये खत्म हो गया है।
मेरे दिल में जो शर्मा कॉर्पोरेशन के सीईओ मिस्टर शर्मा की इमेज थी सब मिट्टी में मिल गई। और जल्दी यह भी सामने आ गया कि वह शनाया की बेटी थी। उसकी माँ बहुत बेशर्म है। आप उसकी बेटी से एक अच्छा इंसान बनने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? वे दोनों एक ही तरह की हैं। कुछ ही समय में ये खबर पूरे मुंबई में फैल गई। इस समय मिस्टर शर्मा अभी भी सबको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मेरी बेटी वैशाली नहीं है। बकवास मत करो। अगर तुम अफवाहें फैलाना जारी रखोगी तो मैं तुम सब पर केस कर दूंगा। यह देखकर भीड़ में से हंसते हुए एक आदमी ने कहा, अरे हम तो डर गए। वही आरवी को यह अच्छा लगा जब उसने मिस्टर शर्मा को ऐसे बेचारे लाचारी वाली हालत में देखा। पस्त में उसने कभी स्वीकार नहीं किया कि वह उसकी बेटी थी, लेकिन अब उसने बात पलट दी और यह भी स्वीकार नहीं किया कि वैशाली उसकी बेटी है। ये सच में आरवी के लिए एक टर्निंग पॉइंट था। आरवी की हंसने की आवाज़ सुनकर मिस्टर शर्मा ने पलटकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम जैसी घटिया लड़की, तुम जानवर हो। तुमने लोगों को अपने पिता को बेइज्जत करने के लिए मजबूर किया। क्या तुम्हें जरा भी शर्म तो नहीं आती होगी? आरवी ने अपने कंधे उचका दिए और बोली, अगर बिजली गिरेगी तो सबसे आपको ही चोट लगेगी। मुझे किस बात का डर होगा? मिस्टर शर्मा इतना गुस्से में थे कि उसका चेहरा लाल हो गया और उनका मन कर रहा था कि वह आरवी का गला दबाकर उसे मार डालें। वही आरवी ने उस पर एक ठंडी नज़र डाली और धीरे से बोली, अगर आप अभी भी चाहते हैं कि आपकी सच्चाई बाहर आकर आपकी फैमिली का और कोई स्कैंडल हो तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। आप आसानी से परेशान क्रिएट करते रहिए, मैं भी लास्ट तक आपका साथ दूंगी। आरवी की बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। आरवी उसकी कमजोरी को बाहर लाकर उन्हें धमकाने की कोशिश कर रही थी। आरवी जानती थी कि उन्हें अपनी प्यारी बेटी वैशाली की परवाह है और वह नहीं चाहते था कि उनकी बेटी की नकली पहचान सिंगर के रूप में किसी के सामने आए, इसलिए उसने उसे धमकाने की कोशिश की। तुम एक यूजलेस लड़की हो। वह गुस्से के कारण कुछ भी कहने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। मिस्टर शर्मा तुरंत शांत हो गए, फिर विक्रम और आदित्य की ओर देखा और उनसे रिक्वेस्ट करते हुए बोले, मुझे जाने दो। वहीं आदित्य ने पलटकर आरवी से पूछा। उसने अपना सिर हिलाया तो आदित्य ने मिस्टर शर्मा का हाथ ऐसे फेंका जैसे वह कचरा फेंक रहा हो। मिस्टर शर्मा जोर से जमीन पर गिर पड़ा। इस वक्त वह बहुत दर्द में लग रहे थे। उसके आदमियों ने उन्हें खड़ा करने में उनकी मदद की। मिस्टर शर्मा ने दर्द से कहराते हुए आखिर बार आरवी को बुरी तरफ से देखा और फिर बिना कुछ कहे अपने आदमियों के साथ चला गए। वही आरवी ने भी विक्रम और आदित्य को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद दिया। तब विक्रम ने सम्मानपूर्वक आरवी के सामने अपना सिर झुकाकर कहा, प्रेसिडेंट ने हमें आपके वार्ड के बाहर पहरा देने के लिए कहा है ताकि कोई आपको परेशान न कर सके। ये हमारा काम है। अगर आप किसी को थैंक यू देना ही चाहती हैं तो आप प्रेसिडेंट को थैंक यू बोले। ये सुनकर आदित्य ने सेक्रेटरी विक्रम को थम्स अप दिखाए, ये मैसेज देते हुए कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। जब आलोक ने उन्हें यहाँ बुलाया था तो उसने ये साफ कर दिया कि आरवी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़की थी, वह कोई ऐसे वैसे लड़की नहीं थी। उस टाइम आलोक की बात सुनकर वह इतने बुद्धू भी नहीं थे कि उसके बात की पीछे का मतलब न समझ पाए। इसलिए जब वह अपने प्रेसिडेंट के लिए काम करते हैं तो ये लड़की जो फ्यूचर में शायद मिसेज मित्तल बन जाए, उसके लिए काम करने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी और आखिर ये उनके बॉस का ऑर्डर भी था। आरवी एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने धीरे से अपना फ़ोन जेब से निकाला और शर्मिंदगी से मुस्कुराते हुए अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में अग्निव का नंबर ढूंढने लगी। तभी उसे याद आया कि उनके पास तो अग्निव का नंबर ही नहीं था। इसलिए उसने हंसते हुए कहा, मेरे पास तो नंबर ही नहीं है। कोई बात नहीं, वह अगली बार आएंगे तो मैं उन्हें थैंक यू बोल दूंगी। ये सुनकर विक्रम ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और आरवी से बोला, मैडम, मैं आपको बॉस का नंबर भेज देता हूँ ना। ऐसा नहीं था कि आरवी अग्निव के साथ जुड़ना चाहती थी, लेकिन उसने उसकी मदद की। कल रात से लेकर अब तक उसने बार बार उसकी मदद की। अगर वह उसकी मदद नहीं करता तो अभी तक उसके प्यारे पिता उसे अपने साथ ले भी जा चुके होते, तो जो भी उसके साथ पिछले जन्म में हुआ इस बार भी वह होने से वह खुद को नहीं बच पाती। विक्रम ने जल्दी से आरवी का नंबर ऐड किया और उसे व्हाट्सएप पर अग्निव का नंबर भेज दिया। इस बार बिना कुछ बोले आरवी वार्ड के अंदर वापस चली गई और बिस्तर पर बैठकर वह अपने फ़ोन को घूरने लगी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह कॉल करके वह अग्निव को क्या बोलेगी। 10 मिनट ऐसे बीत गए। अब आरवी को फ्रस्ट्रेशन हो रही थी। चाहे कुछ भी हो, उसे उसका थैंक यू टू करना ही था। आरवी ने नंबर मिलाया और दूसरी तरफ से तुरंत कॉल कनेक्ट हो गई, जैसे कि वह आदमी उसकी कॉल का ही इंतजार कर रहा हो।
आरवी ने थोड़ी शर्मिंदगी से कहा, मिस्टर मित्तल, यह मैं हूँ, आरवी। आरवी की बात सुनकर कॉल पर उस आदमी की गहरी और मधुर आवाज सुनाई दी, मुझे पता है। आह, वह जानता था। आरवी का चेहरा तुरंत लाल हो गया जब उसने उसकी आवाज सुनी। उसने सोच समझते हुए पूछा, क्या आप अभी बिजी हो? कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हुए अग्निव ने अपनी पलकें उठाई और कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की ओर देखा जो चेयर पर बैठा हुआ पसीने से लटपट था। अग्निव ने बिना किसी इमोशंस के कहा, मैं बिजी नहीं हूँ। अग्निव की बात सुनकर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठा हर आदमी अपने बॉस को हैरानी से देखने लगा। जब अग्निव उन्हें घूरकर अपनी डार्क ब्राउन आय से देखता है तो उनकी सांस अटक जाते हैं और वह सांस लेने की भी हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे थे। ओह, आरवी ने अपने होंठ काटते हुए कहा, मिस्टर शर्मा अभी थोड़ी देर पहले मुझे देखने के लिए हॉस्पिटल आया थे। लकीली वह जबरदस्ती मुझे अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे उनसे बचा लिया। इसलिए मैं आगे, अग्निव ने कहा। थैंक यू, आरवी अपने दिल की धड़कन को संभालते हुए बोली। अग्निव ने जवाब दिया, अब आरवी को लगा कि यह मामला उसके लिए बहुत बड़ा है। हालांकि अग्निव के लिए ये सिर्फ एक मामूली मामला था। यह एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान की मदद करने की बात थी, लेकिन तब भी उसने उसकी मदद की, इसलिए उसे लगा कि उसे सिर्फ ऐसे थैंक यू बोलना काफ़ी नहीं होगा। लेकिन अग्निव के मुंह से सिर्फ हम सुनकर आरवी को गुस्सा आ गया और वह बोली, हम ना। तो अब मुझे लगता है मुझे आपको परेशान नहीं करना चाहिए। बाय। रुको, अग्निव ने एकदम से कहा। आह, और कुछ है क्या? आरवी ने अपना मुंह बनते हुए कहा। अग्निव ने अपनी रूड वॉइस में कहा, तुम मुझे बस इतना सिंपल थैंक यू दोगी? क्या तुम थैंक यू बोलने की अपनी रेट बदल सकती हो? ये सुनकर आरवी ने उदास होकर अपना सिर खुजलाया। तो आप क्या चाहते हैं कि मैं आपको कैसे थैंक यू करूं? अचानक कुछ सोचते हुए उसने कहा, उस नेकलेस के अलावा मैं आपको कुछ भी देना का प्रॉमिस किया है। तो आप क्या लेंगे? अग्निव को ये बात बहुत फनी लगी। क्या ये लड़की अपनी याददाश्त खो चुकी है? नहीं तो पिछली रात हुई किसके बारे में वह कैसे भूल सकती है? लेकिन तभी कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और वह टेढ़ा मुस्कुराते हुए बोला, ओके, अपने प्रॉमिस से मत मुकरना, मेरा इंतजार करना। इतना बोलकर उसने कॉल काट दी और फिर हल्का मुस्कुराते हुए फ़ोन टेबल पर रख दिया। जब कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने अग्निव के एक्सप्रेशन देखे तो वह सभी हैरान रह गए। उसका बॉस मुस्कुराना भी जानता है। वे नहीं जानते थे कि फ़ोन करने वाला ये वाली इंसान कौन थी, लेकिन वे जानते थे कि उनके प्रेसिडेंट इस टाइम अच्छे मूड में थे। आरवी ने अपने फ़ोन को देखा जिसमें अग्निव ने कॉल काट दी थी। उसने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। इंतज़ार करने से उसका क्या मतलब है? वह कॉल पर ही नहीं बता सकता था क्या? आरवी को ऐसा लग रहा था जैसे वह भूख से मर रही थी और उस अग्निव ने उससे कहा कि वह उसका इंतज़ार करे, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कब तक आएगा, इसलिए मजबूरी में तब भी उसे उसका इंतजार करना पड़ा। आरवी भूख से तड़पती हुई बिस्तर पर लेट गई। अपना टाइम पास करने के लिए आरवी ने इंस्टाग्राम खोला तो उसने देखा कि हर जगह सिर्फ मिस्टर शर्मा और उनकी मिस्ट्रेस की बेटी की खबरें आ रही थी। ये देखकर आरवी को कोई भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसके सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा फेमस थे। उसके गाने ऐसे थे कि दर्द में चूर इंसान के चेहरे पर भी खुशी ला दे, पत्थर दिल इंसान को भी पिघला दे। क्योंकि आरवी की आवाज़ में फीलिंग थी, इसलिए जो भी उसके सॉन्ग्स को सुनता इसमें डूब जाता। इसलिए वैशाली को आरवी के सॉन्ग्स की वजह से जल्दी ही सिंगिंग में हाईएस्ट पोजीशन मिल गई और आज वह एक टॉप की सिंगर में आती थी। आरवी सोचती है कभी कभी बहुत ज़्यादा फेमस होना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि एक बार किसी के स्कैंडल में फंसने पर उसकी सारी इमेज मिट्टी में मिल जाती है। आरवी की आवाज़ बंद करवा के वह वैशाली फिल्म इंडस्ट्री में जाना चाहती थी, इसलिए उसने वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। फिल्म इंडस्ट्री में जाने के लिए उसने आरवी को चोट पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, ताकि आगे जाकर किसी को पता ना चले कि यह सॉन्ग्स वैशाली ने नहीं गए थे। इसलिए वह अपने अतीत को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती थी। इतने सारे लोगों को वैशाली के खिलाफ देख आरवी टेढ़ा मुस्कुराए और उसने भी आग में घी डालने से कोई एतराज नहीं किया। कुछ सोचकर आरवी ने एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से एक पपराजी थी। क्योंकि वह एक लड़की थी, इसलिए उसके सोर्सेस लिमिटेड ही थे और उसकी रेपुटेशन एक पपराजी के रूप में भी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। अपने पिछली जिंदगी में मिस्टर शर्मा ने तब ज़्यादा परेशानी खड़ी कर दी थी जब आरवी वैशाली की स्कैंडल को उजागर करना चाहती थी। यह उसके लिए आसान नहीं था, इसलिए उसकी इस प्यारी दोस्त ने उसकी मदद की। कॉल कनेक्ट होते ही आरवी ने उसे तुरंत लैपटॉप हॉस्पिटल में आने को कहा। जब तन्वी ने सुना कि आरवी के पास उसके लिए बड़ी खबर है
तो उसने जल्दी से फ़ोन रख दिया और एक्साइटेड होकर जल्द ही हॉस्पिटल के लिए निकल गई। लगभग 20 मिनट के अंदर ही तन्वी हॉस्पिटल पहुंच गई। वह तुरंत आरवी के वार्ड में घुसी। बाहर खड़े हुए विक्रम और आदित्य ने उसे एक नज़र देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि आरवी ने पहले ही बता दिया था कि उसके दोस्त तन्वी आने वाली है। आह, तुम हॉस्पिटल में क्यों हो? क्या तुम्हारी चोट लगी है? तन्वी ने लैपटॉप को आरवी के पास छोटी सी टेबल पर रखा और उसे चालू करते हुए बोली, मुझे लगा कि हम पपराजी ही हैं जो समय समय पर घायल होते रहते हैं, क्योंकि हमारा काम खतरनाक होता है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे जैसे मेकअप आर्टिस्ट को भी चोट लग जाएगी। जी हाँ, आरवी एक मेकअप आर्टिस्ट थी, आरवी ने अजीब तरह से कहा। कल रात कार में मेरी और वैशाली की बहस हुई थी और फिर मैं कार से बाहर कूद गई। बस इतना ही। क्या बकवास है। तन्वी एक पपराजी थी, लेकिन जिस कंपनी में वह काम करती थी वहां पर ज्यादातर लोग आदमी ही थे, इसलिए उसके बोलने का तरीका भी उनके जैसा हो गया था। कार से बाहर कूद गई। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी पागल लड़की हो। किसी कारण से आरवी की कार से कूदने वाली पिक्चर उसके दिमाग में आ गई, जिसे सोचकर वह डर से कांपने लगी। लेकिन जल्दी से अपने आप को संभालते हुए उसने आरवी से पूछा, तो फिर क्या तुम उस टाइम मिस्टर मित्तल से टकराए? आरवी ने अपना सिर हिलाया और अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए बोली, हाँ, उस टाइम शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। तन्वी ने उसकी आंखों में क्रूरता की झलक देखी। क्रूरता के बारे में सोचते ही उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। उसे नहीं पता था कि वैशाली ने आमतौर पर आरवी के साथ क्या किया था, लेकिन उसे अचानक लगा आरवी की लाल आंखों और ज्यादा डरावने हो रही थी। तन्वी ने अपना थूक निगलते हुए कहा, तो क्या तुम मुझे कुछ देना चाहती हो? ये सुनकर आरवी ने अपना फ़ोन तन्वी के लैपटॉप से कनेक्ट किया। यहाँ वीडियो और ऑडियो है। यह इस बात का सबूत है कि मिस्टर शर्मा ने सच से स्वीकार किया है कि मैं उनकी बेटी हूँ। इन सब को ऑनलाइन पोस्ट करने में मेरी मदद करो। इंटरनेट पर वैशाली और उसकी मां की खबरें पहले ही फैल रही थी। हालांकि कोई सबूत न होने के कारण बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं कर रहे थे। तन्वी ने वीडियो खोली और ऑडियो सुना तो उसने खुशी से अपने हाथ रगड़े। हे, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी खबर मेरी झोली में आ गिरेगी। ये सुनकर तन्वी ने अपनी भौं उठाए और आरवी की ओर देखा, जो आराम से अपनी पीठ हॉस्पिटल बेड के टिक कर बैठी थी, और उसने भी शरारती मुस्कान के साथ आंख मार दी। अब एज क्या होगा? क्या जवाब देगी रावी तन्वी की बात का? क्या होगा जब मिस्टर शर्मा को रावी की तरफ से एक और झटका मिलेगा? क्या इस बार वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे? यहाँ चैलेंज कोई नहीं काला। Thank you, Smile.